हेलो व्यूअर्स, आज के आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा है दुर्लभ रोग या रेयर डिजीजेस। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर दिल्ली हाई कोर्ट स्टेप्स इन फॉर पेशेंट्स ऑफ रेयर डिजीजेस सेट्स अ पैनल टू इम्प्लीमेंट सेंटर्स पॉलिसी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के कार्यान्वयन के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य केंद्र की दुर्लभ रोग नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना और राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सभी कदम उठाना है, जिसमें ज्यादातर बाल रोगियों के लिए चिकित्सा और दवाओं की खरीद शामिल है। ये पैनल, जिसे राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति के रूप में जाना जाएगा, का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में नामांकित रोगियों को समय पर उपचार एवं नीति से लाभ मिल सके। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति के सदस्यों में सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या उनके नामित में से एक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत के औषधि महानियंत्रक शामिल होंगे। असल में अदालत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित कई बच्चों के इलाज से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रही थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का कहना था कि इलाज के लिए और राशि जारी करने के अदालत के बार बार के आदेश को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा 2021 और जनवरी 2023 के आदेशों में ये देखा गया कि बड़ी मात्रा में धनराशि दुर्लभ बीमारियों के लिए आवंटित की गई। हालांकि बजट समाप्त हो गया और राशि फिर भी जारी नहीं की गई। जस्टिस सिंह ने कहा कि इलाज के लिए और धन जारी नहीं किए जाने पर लगभग 40 बच्चों को शारीरिक और मानसिक चोट लगने और स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा है। लिहाजा सरकार की हीला हवाली को देखते हुए कोर्ट ने समिति गठित करने का निर्णय लिया ताकि जरूरतमंद रोगियों को समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम दुर्लभ रोगों से जुड़ी तमाम समस्याओं पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जरा इस पूरे मामले को समझते हैं। असल में दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों के रोगियों के लिए डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन के साथ सैकड़ों रोगियों को पंजीकृत किया गया, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। लेकिन उच्च लागत, संसाधनों की कमी और प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के कारण सरकार उनके उपचार को पूरी तरह से वित्त पोषित करने में असमर्थ रही। उच्च न्यायालय जिन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, उनमें तर्क दिया गया है कि दवाएं और उपचार अत्यधिक महंगे हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि अगर ये उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो बच्चों का इलाज गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर मामले पर वो आंखें बंद नहीं कर सकता। आदेश में कोर्ट ने कहा कि चिकित्सकीय समुदाय दुर्लभ बीमारियों का उपचार मुहैया कराने वालों और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कुछ तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। कोर्ट का तर्क था कि मौजूदा ढांचे के तहत दुर्लभ बीमारियों वाले रोगियों के लिए समय पर पर्याप्त उपचार की उपलब्धता की कमी है। लिहाजा अदालत ने पैनल को उपचार और दवाओं की खरीद का पता लगाने और इलाज के संचालन के लिए संबंधित तार्किक ढांचे के निर्माण का आदेश दिया। अब ऐसे में सवाल है कि 2021 की जिस राष्ट्रीय नीति की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो है क्या? असल में मार्च 2021 में दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी गई थी। उपचार की प्रकृति के आधार पर दुर्लभ बीमारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है एक बार उपचार वाले रोग। इसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन जैसे इलाज को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी श्रेणी है लंबे समय तक और अपेक्षाकृत कम उपचार लागत वाली बीमारियां। वहीं तीसरी श्रेणी के तहत ऐसे रोग शामिल हैं जिनका उपचार तो उपलब्ध है, लेकिन ज्यादा खर्च और लंबे समय तक उपचार के कारण रोगियों के चयन को लेकर चुनौतियां रहती हैं। तो ऐसी दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के वित्तीय सहयोग का प्रावधान है। इसके लिए दुर्लभ रोग नीति में समूह 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारी में एक मुश्त उपचार की जरूरत होती है। ऐसी वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थी बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये लाभ लगभग 40% आबादी को दिया जाएगा, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र हैं।
लेकिन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत प्रस्तावित है, न कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसके अलावा नीति में क्राउड फंडिंग व्यवस्था की भी कल्पना की गई है, क्योंकि ऐसी बीमारियों का इलाज महंगा होता है। इसमें कंपनियों और लोगों को दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए एक मजबूत IT प्लेटफॉर्म के जरिए वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके जरिए जुटाई गई धनराशि को पहले शुल्क के रूप में दुर्लभ बीमारियों की सभी 3 श्रेणियों के उपचार के लिए उपयोग किया जाएगा और फिर बाकी वित्तीय संसाधनों को अनुसंधान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इस नीति में दुर्लभ रोगों की राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री के निर्माण का भी प्रावधान है, ताकि इस तरह की बीमारियों की परिभाषा और देश के भीतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो। ये प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स के जरिए उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए परामर्श के जरिए जल्दी जांच और रोकथाम पर केंद्रित है। जांच में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित निदान केंद्रों का भी सहयोग लिया जाएगा। नीति का मकसद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 8 स्वास्थ्य सुविधाओं को नामित कर दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। निदान सुविधाओं के उन्नयन के लिए इन्हें 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। दुर्लभ रोग नीति का मकसद स्वदेशी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। इसके लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग के साथ संयोजक के रूप में राष्ट्रीय संघ की स्थापना की बात कही गई है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि आखिर दुर्लभ रोग किसे कहा जाता है। दरअसल दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा नहीं है। एक बीमारी जो अपने आप में अनूठी होती है या आमतौर पर लोग इनसे ग्रस्त नहीं होते, उन्हें एक दुर्लभ बीमारी माना जाता है। दुर्लभ रोगों से जुड़ी एक दिक्कत यह है कि पूरे विश्व में दूसरे रोगों की तरह इनके लिए कोई एक नीति नहीं है। हर देश अपने अनुसार दुर्लभ रोग की परिभाषा तय करता है, यानी कोई रोग दुर्लभ कहा जाएगा या नहीं, ये उस देश को तय करना है। यही वजह है कि जो रोग एक देश में दुर्लभ है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश में भी दुर्लभ माना जाए। कोई देश एक दुर्लभ बीमारी को जनसंख्या, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और संसाधन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक प्रति 10,000 लोगों में रोगियों की संख्या 6.5 से भी कम हो तो ऐसे रोगों को दुर्लभ कहेंगे। अमेरिका में हर 1,500 लोगों में किसी एक व्यक्ति में कोई रोग पाया जाता है तो वो वहां के लिए दुर्लभ होगा। इसी तरह यूरोप में लोगों की ये तादाद 2,000 रखी गई है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में ऐसे रोगों की संख्या 7,000 है और इससे प्रभावित रोगियों की अनुमानित संख्या 30 करोड़ है। सबसे आम स्थितियों में हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक प्रतिरक्षा में कमी, ऑटो इम्यून रोग और लाइसोसोमल स्टोरेज विकार शामिल हैं। ज्यादातर दुर्लभ बीमारियों के लिए अनुसंधान में मूलभूत चुनौतियां हैं, क्योंकि ऐसे रोगों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी होती है। खासकर भारतीय संदर्भ में ये देखा जाता है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों पर शोध करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे रोगियों की तादाद बेहद कम होती है, जिससे क्लिनिकल अनुभव पर्याप्त रूप में मौजूद नहीं होते। दुर्लभ बीमारी से जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए दवाओं की उपलब्धता और उस तक पहुंच भी अहम है। हाल के वर्षों में प्रगति के बावजूद दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रभावी और सुरक्षित उपचार बढ़ाने की जरूरत है। दुर्लभ बीमारियों के उपचार की लागत खासी महंगी है और यही वजह है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने भी दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में तकरीबन 7 करोड़ लोग हर साल दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और इनमें करीब 80% रोगी बच्चे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दुर्लभ रोगों के इलाज की राह में चुनौतियां क्या हैं। हालांकि भारत में हर साल करोड़ों लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन 10 में से केवल 1 रोगी ही बीमारी पर केंद्रित विशिष्ट उपचार हासिल कर पाता है। असल में दुर्लभ रोगों के बारे में कम जानकारी और उन पर अनुसंधान का अभाव तो है ही, भारत के संदर्भ में इसके अलावा और भी कई चुनौतियां हैं। दरअसल श्रेणी 1 और 2 के उलट श्रेणी 3 वाले रोगियों को स्थायी उपचार सहायता की जरूरत होती है। इन रोगियों के लिए एक स्थायी वित्त पोषण सहायता की कमी के चलते सभी रोगियों का जीवन जोखिम में है। हालिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय को इसीलिए ही पैनल का गठन करना पड़ा। कोर्ट का मानना है कि केंद्र इन बीमारियों के लिए अपने बजट में वृद्धि करे और एक पैनल की देखरेख में पैसे खर्च हों।
इलाज की महंगाई के कारण ही ये क्राउड फंडिंग पर निर्भर है। इसके अलावा इस क्षेत्र में दवा निर्माण कंपनियों की भी कमी है, जिससे दवाओं की उपलब्धता कम होती है। लिहाजा इनका मूल्य अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। मौजूदा वक्त में कुछ दवा कंपनियां ही विश्व स्तर पर दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए दवाओं का निर्माण कर रही हैं, और इस मामले में भारत में ऐसे घरेलू दवा कंपनियों की दरकार है जो ऐसी दवाओं का निर्माण करें। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर कम खर्च करना भी एक चुनौती है। तो कुल मिलाकर भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों का खर्च भी शामिल है, वो 2008-9 और 2019-20 के बीच सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 से 1.6% के बीच रहा है, जो चीन के 3.2%, अमेरिका के 8.5% और जर्मनी के 9.4% की तुलना में बेहद कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में दुर्लभ रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 134 रोगियों के लिए 22.20 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो कि बेहद कम है। यही कारण है कि रोगियों के लिए सरकार का ये फंड नाकाफी जान पड़ता है। अब इन सब मुद्दों के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो जहां तक दुर्लभ रोगों पर बजट का सवाल है, तो ये वर्तमान में अपर्याप्त साबित हो रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हालिया याचिकाओं से उजागर हुआ है कि अपर्याप्त फंड के चलते कई रोगियों का जीवन खतरे में है। लिहाजा खर्च के मामले में सरकार को और भी प्रयास करने की जरूरत है। राज्य के पास प्रत्येक नागरिक को सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा संविधान के कई अनुच्छेदों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के महत्व का भी उल्लेख किया गया है। तो ऐसे में नागरिकों की बेहतर देखभाल सरकारों का कर्तव्य है, क्योंकि दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए उच्च लागत की जरूरत होती है, और इसलिए सरकारों को चाहिए कि वो स्वास्थ्य खर्चों में इजाफा करे। जानकारों का मानना है कि पहले से ही पहचान किए गए रोगियों की मदद करने की लागत सालाना 80 से 100 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर केंद्र केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ अन्य राज्यों के साथ भी लागत को साझा करने वाले समझौते का विस्तार करता है, तो सालाना लागतों में इसका हिस्सा आधा हो जाएगा। ऐसा करने से न केवल इस नई नीति की अच्छी शुरुआत हो सकती है, बल्कि भारत में हर एक नागरिक के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी। इससे इतर चिकित्सकों, रोगी के परिजनों और आम लोगों को दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। दुर्लभ रोग क्या हैं? भारत में इसके उपचार में बजट के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? वर्णन कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।